Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the chapter number 9 of part B. The name of the chapter is rural development. The topic covered in this video, that is define of rural development, linkages and emerging challenges, rural credit, sources of rural credit, agriculture marketing, distress sale, measures taken by the government to improve the marketing system, and agriculture diversification. The topic deleted from this chapter is organic farming. Organic farming वाला टॉपिक आपका सिलेबस में से डिडक्ट हो गया. Now we are going to start the chapter. First of all, we are going to learn the define of rural development. Rural development का मतलब क्या होता है? Rural development एक ऐसा एक्शन प्लान है जो हम लोग सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रूरल एरियाज़ में करते हैं. सो रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसा एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ मीन्स विलेजेस. ऐसा एक्शन प्लान जो हम लोग रूरल एरियाज़ को डेवलप करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर लिंकरीज एंड इमर्जिंग चैलेंज. देयर आर द टू लिंकरीज. कितनी है हमारे पास? दो है. पहला क्या है? रूरल क्रेडिट, और दूसरी क्या है? रूरल मार्केटिंग. फर्स्ट क्या है? रूरल क्रेडिट, और दूसरी क्या है? रूरल मार्केटिंग. और दो इमर्जिंग चैलेंजेस है. फर्स्ट कौन सा है? इमर्जिंग चैलेंजेस कौन से थे रूरल एरिया में? ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग, और दूसरा क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग. लैंग्वेज पर हमारे पास दो कौन सी है? रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग. और इमर्जिंग चैलेंज हमारे दोनों दूसरा कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड रेदर देन फार्मिंग, और दूसरा क्या है हमारा? ऑर्गेनिक फार्मिंग. मतलब जो इंग्लिश वो भी दो है हमारे पास, और जो इमर्जिंग चैलेंज है वो भी हमारे पास टू है. Our third question is type of credit. Type of credit, there are three type of credit. First is short term credit, medium term credit, and third is long term credit. जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है उसका टाइम क्या होता है? 6 to 12 मंथ, मतलब एक साल के नीचे नीचे. ये हम लोग क्यों लेते हैं? सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स और इंसेसाइड्स लेने के लिए. जो मीडियम टर्म क्रेडिट होता है इसका टाइम होता है 1 year to 5 year. कितने के लिए? 1 year to 5 year. ये ज़्यादा कर क्यों लेते हैं? परचेज ऑफ मशीनरी या कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस एक्सेट्रा. एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट किसके लिए, कितने टाइम के लिए होता है? बिटवीन 5 to 20 years. और ये किसके लिए लेते हैं हमें? द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड या कैरिंग आउट द fix means improvement or existing on the existing land. So there are three type of credit, that is short term credit, medium term credit और long term credit. short term का टाइम कितना होता है? 6 to 12 months. और medium term के लिए क्या होता है? 1 to 5 year. और long term credit किसके लिए होता है? 5 to 20 years. So this is our third question. Now we are going to start our next question, that is sources of rural credit. Sources of rural credit, there are two sources, that is institutional and non इंस्टीट्यूशनल. इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज होते हैं दैट आर गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं उनमें कोई भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता. जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं ज़्यादा करके होते हैं लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो विलेज ट्रेडर्स होते हैं, और मनी लैंडर्स होते हैं. ये कौन से हो गए आपके? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं इसके अंदर आपके सोर्सेज के आपने डिस्क्रिप्शन करनी है, लर्न. सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पहले आपने लर्न क्या करना? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है इसका मोटिव क्या होता है? कि फार्मर को रीजनेबल रेट पे लोन को प्रोवाइड करना. और ये लोन भी लोन के साथ साथ ये लोगों को क्या करती है? गाइडेंस प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर में. और अभी करंटली कितनी है हमारे पास? 16 to 17% जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं. इनका ये क्या काम इंश्योर करते हैं? पहला, टाइमली और रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट. लोगों को टाइम पे और फ्लो करता रहे क्रेडिट. किसको? फार्मर्स को. सेकेंड है एलिमिनेट करना
इमिलेट कर देना मनी लैंडर्स एज अ क्रेडिट एजेंसी। थर्ड इज सपरेट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री, जो क्रेडिट फैसिलिटी है ऑल ओवर रीजन, सारे रीजन्स में पहुँचे। और क्रेडिट एरियाज़ को स्पेशल प्रोग्राम्स डेवलपमेंट, जो स्पेशल एरिया प्रोग्राम जो वीकर सेक्शन के लिए करते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना उन एरियाज़ को। ये था हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नाउ सेकेंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फोकस क्या है, क्रेडिट को प्रोवाइड करना। ये कब सेटअप हुई थी, 1955 में। गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज़ किया कि अकेली कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है वो जो है लोन प्रोवाइड पूरा नहीं कर पा रही है। सो उन्होंने कमर्शियल बैंक में को इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कराया। उन्होंने बैंक्स को क्या नेशनलाइज कर दिया इन 1969। दो कमर्शियल बैंक्स का जो था उनका पहला डायरेक्ट काम क्या था कि क्रेडिट को डायरेक्टली फार्मर्स को प्रोवाइड करना और इनडायरेक्टली किसको प्रोवाइड करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ना थर्ड इज़ रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक है इनका भी मोटिव क्या था, क्रेडिट को प्रोवाइड करना, पर्टिकुलरली टू द जो रिमोट एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। और दीज बैंक ऑपरेट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अंडर द एप्लीकेशन। और ये जो होते हैं बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। इनका फोकस क्या होता है, सिर्फ वीकर सेक्शन को लोन प्रोवाइड करना, सिर्फ वीकर सेक्शन को ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट इज नबार्ड। व्हाट इज द डिफाइन फुल नेम ऑफ द नबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो नबार्ड है वो एपेक्स है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, हैंडलिंग द पॉलिसी। वो पॉलिसी भी इंस्टीट्यूशन क्या करता है, हैंडलिंग द पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, प्लान बनाता है और ऑपरेशन किस में, इन द रूरल क्रेडिट। ये एपेक्स एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव द क्रेडिट। ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को। और नेक्स्ट इसमें कोऑर्डिनेशन बना के रखता है किसमें, रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूशन एंड। और नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन बनाता है और ये मॉनिटर और इवैल्यूएट करता है प्रोजेक्ट को जो रीफाइनेंस करती है। टू अंडरटेक एंड मॉनिटरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस बाय डेट। जो पैसा दिया है उसको वो मॉनिटर भी करता है और इवैल्यूएट भी करता है कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो दिस इज द वी हैव डन द NABARD. Now next you have to do that is SHG एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। कौन सा, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वो सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं किस में, रूरल हाउस होल्ड में। और ये अपनी ही सेविंग्स को मतलब कि मोबिलाइज करते हैं और अपना ही पैसा सेव करते हैं। और जब अगर किसी को अगर पैसे की लोड़ होती है तो वो मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट ऑफ मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन दे देते हैं। तो ये अभी कितनी चल रही हैं, 7 lakhs जो है स्मॉल हेल्प ग्रुप्स अभी रूरल एरियाज़ में प्रमोट चल रही हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, दूसरा नाम क्या है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। सो दिस क्वेश्चन यू हैव डन इन द 10th क्लास ऑल्सो, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। ये अपने ही मतलब 15 और 20 मेंबर्स इकट्ठे होकर अपनी ही सेविंग को मोबिलाइज करते हैं और जब अब किसी को क्रेडिट की लोड़ होती है तो वो मतलब कि जो विदाउट एनी सिक्योरिटी मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको प्रोवाइड कर देते हैं। द नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड। दैट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का मतलब क्या एम है कि लोगों को क्या प्रोवाइड करे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स, क्या प्रोवाइड करे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। इस स्कीम के अंडर इस स्कीम के अंडर जिसका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है वो बंदा एलिजिबल हो जाता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेने के लिए। शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसके लिए लेगा, या तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या अलाइंड एक्टिविटी और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए।
और इसमें फार्मर के लिए फार्मर को एक पासबुक मिलती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है और उसके बोरिंग की लिमिट लिखी होती है और कब तक उसने पैसे को वापस करना है। तो ये तुम्हारा था किसान क्रेडिट कार्ड। द नेक्स्ट इज़ तनवा। तनवा की फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। इसका प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट लॉन्च कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। इसका फोकस क्या था कि जो वुमेन्स को ट्रेंड करना इन द डिवर्स ऑफ टेक्निक ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग की टेक्निक में वुमेन्स को प्रिपेयर करना, ट्रेंड करना और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना। और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी तो उनकी इनकम भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ द तनवा। दिस इज़ ऑल्सो तनवा की फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु वुमेन्स इन एग्रीकल्चर। ये लॉन्च का हुआ था तमिलनाडु। इसका मोटिव क्या था? वुमेन्स को ट्रेनिंग देनी इन द टेक्निक ऑफ फार्मिंग। सो ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सके और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी तो उनके इनकम इंक्रीज़ होने से उनका लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो वुमेन्स हैं वो क्या ले सके? स्पेशलाइज स्किल। कैसे होगी? थ्रू ट्रेनिंग। और वुमेन्स और जब वो ट्रेंड हो जाएंगी तो वो एक नया ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप का नाम क्या है? फार्म वुमेन ग्रुप। क्या है? फार्म वुमेन ग्रुप। और ये ग्रुप्स बिल्कुल स्मॉल हेल्प ग्रुप्स की तरह ही ऑपरेट करते हैं। और ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं? दैट इज़ कॉटेज, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। और अपना ही फंड को पूल करते हैं, मतलब अपने ही फंड को यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द तनवा. These all are under the institutional reforms. Our next question is define of agriculture marketing. What do you mean by agriculture marketing? Agriculture marketing का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग से लेके फाइनल सेल ऑफ द प्रोडक्ट बाय द फार्मर. जब तक हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल तैयार हो जाती है वहाँ से लेके जब तक वो गुड फाइनल मार्केट में नहीं आ जाता, उसके बीच में जितनी भी स्टेजेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग. मतलब जब हार्वेस्टिंग होती है तो फार्मर क्या करता है? गैदर करता है. गैदर मतलब अपनी जो भी उसने फार्म उगाया है उसको क्या करता है? हार्वेस्ट करता है. फिर उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, मतलब सेपरेट करता है. फिर उसको ग्रेडिंग करता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से, अच्छे वाला अलग, उसे नीचे, मतलब हर एक को ग्रेड प्रोवाइड करता है. फिर उसको पैकेज करता है ग्रेडिंग के हिसाब से. ग्रेडिंग के बाद क्या करता है? वो स्टोर करता है. स्टोर करने के बाद वो क्या करता है? सेल करता है. दीज ऑल आर द प्रोसेस के किस चीज़ का? हार्वेस्टिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट जब तक मार्केट में नहीं आता उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग. सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? हार्वेस्टिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट जब तक मार्केट में नहीं आता तो उसमें जितनी भी स्टेजेस आती हैं फार्मर की, वो हम उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रेस सेल. डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है? जब फार्मर को जितनी मतलब फसल के पैसे होने, फार्मिंग के जितने पैसे चाहिए उतने नहीं मिलते, मतलब सस्ते दामों में जब उसको अपनी फार्म को बेचना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस सेल. डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द फार्मर आर कंपेल्ड. सर जो फार्मर है वो कंपेल हो जाते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को इमीडिएटली को क्या कर दें? सेल कर दे, जितना मतलब नो मैटर जितना मर्जी उनको प्राइस मिले, मतलब कम प्राइस के ऊपर. वो क्यों कंपेल होते हैं? पहला रीज़न क्या है? कि उन्हें अपना लोन पे करना है. दूसरा, उनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, और जो स्टोरेज फैसिलिटी है भी उनका प्राइस क्या है? ज़्यादा. जिस करके जो फार्मर्स हैं वो अपने गुड़ को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते, तो उनको जितना प्राइस मिला, मतलब कम दामों में भी उनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस सेल. Our next question is measures taken by the government to improve the marketing system. अपने मार्केट सिस्टम को मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिए? फर्स्ट क्या है तुम्हारा? रेगुलेटेड मार्केट. रेगुलेटेड मार्केट मीन्स जो मार्केट है वो सारी जो रेगुलेटेड मार्केट हैज़ बीन इस्टेब्लिश. कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई हैं? ताकि सेल एंड परचेज है वो मॉनिटर हो सके. किससे? मार्केट कमेटी से. जो जितनी भी सेल एंड परचेज है वो कौन मॉनिटर करे? मार्केट कमेटी. मार्केट कमेटी के अंदर कौन कौन से बंदे होंगे? गवर्नमेंट के बंदे, फार्मर्स और ट्रेडर. जो मार्केट सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्रॉपर स्केल और प्रॉपर वेट होना चाहिए. जो मार्केट कमेटी इंश्योर करे फार्मर को कि उनको प्रॉपर प्राइस मिल सके उनका
प्रोडक्ट का। दिस इज़ कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट। मतलब जो रेगुलेटेड मार्केट है उसका काम क्या है कि सेल और परचेज को मॉनिटर करना बाय द मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी के अंदर कौन कौन से बंदे होते हैं? गवर्नमेंट एंड फार्मर एंड ट्रेडर। और जो मार्केट कमेटी का जो भी काम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्रॉपर स्केल और प्रॉपर वेट होना चाहिए। मार्केट कमेटी इंश्योर करे कि फार्मर को जितना अपनी प्रॉपर प्राइस उनके प्रोडक्ट का मिले। द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज करती है, किसको इनकरेज करती है? कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। और ये एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, जो भी मेंबर होते हैं इस फार्म सोसाइटी के, वो फार्मर वो अपने आप को सेफ साइड पे रखते हैं। ताकि क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको जो भी है प्राइस है मार्केट प्रोडक्ट का वो प्रॉपर मिलेगा। और जो बार्गिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जब वो कलेक्टिवली सेल करेंगे। जब भी हम इकट्ठे मिलकर किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो बार्गिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ वेयरिंग हाउसिंग फैसिलिटी। डिस्ट्रेस रेट सेल को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स को क्या प्रोवाइड किया? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे फार्मर्स को वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं। जब फार्मर्स को, और ये स्टोरेज फार्मर को क्या हेल्प करेंगे कि वो जब उनको प्रॉपर प्राइस मिलेगा मार्केट में वो तभी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट इज सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। जो रेलवेज हैं आर ऑफर्ड सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द फार्मर। जो रेलवेज हैं उसको गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, ताकि फार्मर जो अपना प्रोडक्ट अर्बन एरियाज तक लेके आ सके और उनको प्रॉपर डील मिल सके अपने प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फार्मर को मदद करता है। किसके लिए मदद करता है? कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द मार्केट वो फार्मर्स तक पहुंचाता है और उनको बताता है कि मार्केट में क्या प्राइस का कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। और फार्मर उससे क्या कर सकता है? डिसाइड कर पाता है क्योंकि वो कब अपने प्रोडक्ट को बेचे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है वो पूरी मार्केट इन्फॉर्मेशन फार्मर को प्रोवाइड करेगा और फार्मर को पता चलेगा क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में। और जो फार्मर है वो डिसाइड कर पाएगा कि कब वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचे और कितने में वो बेचे। नेक्स्ट इज MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी। ये आपने +1 में भी किया और 10th में भी किया। मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी का मतलब क्या? इस क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है ताकि वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। जो MSP इंश्योर करती है फार्मर को ताकि वो अपने प्रोडक्ट को द प्रोडक्ट वुड बी परचेज बाय द गवर्नमेंट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। कि वो जो सरकार है उनका जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे उनसे परचेज कर लेगी। Of course, the farmer are free to sell their product at the price higher than the MSP in the open market. Thus, the farmer are always ensured some minimum income from the sale of their क्रॉप। और फार्मर एश्योर्ड हो जाते हैं कि उनको कुछ मिनिमम इनकम अपने प्रोडक्ट को बेचने पे मिलेगी। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द measures taken by the government to improve the marketing system. So this question is very important question. Now we are going to start the next question, that is our last topic of this chapter, that is agriculture diversification and market risk. Define of the agriculture diversification का मतलब क्या होता है? The reallocation of some farm productivity resources into new activity or crop, reducing market risk. मतलब एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? रीएलोकेट करना सम फार्म प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज को किस में? न्यू एक्टिविटीज़ और क्रॉप रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क में, मतलब नए काम में कन्वर्ट करना। इसके अंडर देयर आर टू आस्पेक्ट अंडर दिस, दैट इज डिवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डिवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो डिवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब पहले फार्मर क्या करते थे? एक साल में एक ही क्रॉप को ग्रो करते थे। अब मतलब फार्मर क्या करने लगे हैं? शिफ्ट हो गए सिंगल फार्मिंग से किस में? मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब साल में वो एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप
production. Now a second point is diversification of production activity and employment. जो diversification of production activity and employment का मतलब क्या होता है कि फार्मिंग मतलब फार्मिंग के अलावा अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करना, जिससे उनकी जो इनकम है वो क्या हो जाए, स्टेबल रहे और वो अपनी लिविंग और स्टैंडर्ड को क्या कर सके, बढ़ा सके. इसके अंडर जो आपके पॉइंट्स आते हैं एम्प्लॉय मतलब जो अदर प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो आपके एनिमल हस्बेंड्री होगी, फिशरी होगी, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं. और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ आई एम गोइंग टू अंडरलाइन द मेन पॉइंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. यू हैव टू क्रैम दिस क्वेश्चन. एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है और इसकी मेरिट और डीमेरिट, यू हैव टू डू इट. आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस question. So student, we have completed this chapter and I am going to send you the question related to this chapter that you are going to write in your notebook. So our chapter 9 is going to be finished.